देखो, आज का हमारा दो टॉपिक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट होगा बेटा। एक हम लोग पढ़ेंगे कॉलिजन थ्योरी और दूसरा पढ़ेंगे कि रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, मतलब आरएनएस इक्वेशन पे बात करें। ठीक है, अब देखो कॉलिजन थ्योरी क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी है बेटा, और साथ ही समझ ले, अगर कॉलिजन थ्योरी का थ्योरी समझ में आ गया, आपको ये भी पता चल जाएगा कि नीट को क्रैक करने के लिए क्या करना है। नीट को अगर क्रैक करना है या जेई को क्रैक करना, तो वो थ्योरी आपको कॉलिजन थ्योरी में बताएगा। और देखते क्या कहता है थ्योरी। पहले सुन लो, इतना नहीं लिखाएंगे, शॉर्ट कर देंगे। यहां सुनो क्या कहता है, केमिकल रिएक्शन कब टेक पार्ट करेगा, जब केमिकल रिएक्शन कब होगा, जब किसका कॉलिजन होगा। ये पहला लाइन। देखो कॉलिजन थ्योरी ये कहता है कि, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। थ्योरी ये कहता है, पहले तो ये कहता है कि केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन तब होगा जब कॉलिजन होगा। ठीक है, और एक सेकंड में जितना कॉलिजन होगा एक यूनिट वॉल्यूम में, तो आप क्या नाम से पुकारोगे बेटा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का ही आपका फॉर्मूला है, जो है 8kT पाई म्यू पाई डी स्क्वायर। यहाँ पर के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करो, और म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास को रिप्रेजेंट करो, और यहाँ पर डी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मॉलिक्यूलर डायमीटर। अगला पॉइंट ये कह रहा है, एवरी कॉलिजन डज नॉट ब्रिंग अ केमिकल चेंज, द कॉलिजन that actually produces the product are effective collision. For a collision to be effective, the following two barriers must be cleared. एक है बेटा ओरिएंटेशन बैरियर और एक क्या है, एनर्जी बैरियर। आइए अब इस पूरे को एक लाइन में समझते, सुनो ध्यान से, मेरी तरफ सुनो। केमिकल रिएक्शन तब होगा जब कॉलिजन होगा, सिर्फ टकराने से रिएक्शन नहीं होगा। इंटरेस्ट देखो किस तरीके से बात हो रहा है। पहले तो ये बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन तब होगा जब टकराए, कॉलिजन होगा। फिर बोल रहा है कि सिर्फ टकराने से, एवरी कॉलिजन डज नॉट ब्रिंग अ केमिकल चेंज, सिर्फ टकराने से केमिकल चेंज नहीं होगा, उस टकराव को इफेक्टिव होना होगा, उस टकराव को। और इफेक्टिव तभी होगा, कॉलिजन टू बी इफेक्टिव तभी होगा जब दो रुकावट को क्रॉस करेगा। और वो दो रुकावट कौन है बेटा, एनर्जी का बैरियर और ओरिएंटेशन का बैरियर। शुरू से फिर से बोले, केमिकल रिएक्शन तब होगा जब कॉलिजन होगा, हर कॉलिजन की वजह से केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन होने के लिए कॉलिजन को इफेक्टिव होना पड़ेगा, और कॉलिजन इफेक्टिव तभी होगा जब वो दो रुकावट क्रॉस करेगा, एक है एनर्जी बैरियर और एक है, यहां तक का बात समझ में आया। और कॉलिजन थ्योरी रेट ऑफ रिएक्शन का एक फॉर्मूला दिया यहां पे, यह रेट ऑफ रिएक्शन, जहां पर हर एक टर्म को आपको समझना बेटा। ठीक है, पी यहां कहलाता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या चीज का प्रोबेबिलिटी फैक्टर, अभी समझाएंगे। जेड क्या कहलाता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जेड क्या है बेटा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और e टू दी पावर ऑफ माइनस EA बाई RT, इसमें EA कौन है, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा टर्म बेटा एग्जाम में पूछा गया है और पूछता है कि e टू दी पावर ऑफ माइनस EA बाई RT का मतलब क्या होता है। चलिए सबका मतलब बातचीत करेंगे। ठीक है, तो फिर से बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन तब होगा जब कॉलिजन होगा, सिर्फ टकराने से रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन तभी होगा जब कॉलिजन इफेक्टिव होगा। और एक रिएक्शन के इफेक्टिव होने के लिए दो रुकावट क्रॉस करना होगा। कौन कौन सा दो रुकावट है बेटा, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर। आइए सबसे पहले ओरिएंटेशन बैरियर पे बात करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है रुकावट, सॉरी माय मिस्टेक। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, पोजीशन, लोकेशन, डायरेक्शन। याद कीजिए जब हम लोग क्वांटम नंबर पढ़े थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 4 क्वांटम नंबर था ना ओरिएंटेशन का बात। ओरिएंटेशन का मतलब होता है लोकेशन, डायरेक्शन, पोजीशन। अब यहां समझो, मान लो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है A2 प्लस B2 और प्रोडक्ट क्या दिया बेटा, 2AB। अब इसका एक प्रोबेबिलिटी मानो, प्रोबेबिलिटी था ना वहां पर, P का मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर पकड़ के चलो, कुछ प्रोबेबिलिटी बात करते हैं कि मान लो A2 मॉलिक्यूल ऐसे है और ये आपका B2 मॉलिक्यूल है, ये इस तरफ अप्रोच कर रहा है, ये इस तरफ अप्रोच कर रहा है, कॉलिजन करेगा। अब इसका ओरिएंटेशन देखो, फिर से एक ओरिएंटेशन A2 का इस तरीके से और B2 का ओरिएंटेशन इस तरीके से दिया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, टकराएगा, रिएक्शन होगा। फिर एक दिए बेटा ये A2 का कॉलिजन ओरिएंटेशन दिया इस तरीके से, और ये आपको किसका ओरिएंटेशन दिए बेटा, B2 का इस तरीके से, और ये। अब आप लॉजिकली सोचो, तीन प्रोबेबिलिटी आपको हम दिखाएं, तीन चांसेस दिखाएं। अब आप लॉजिकली सोचो किस ओरिएंटेशन में प्रोडक्ट बनने का चांस है। सोचो लॉजिकली, सोचो ना भाई, सोचने में क्या दिक्कत है, फर्स्ट एंड थर्ड, आंसर ओनली थर्ड। देखो समझो कैसे, जब यहां कॉलिजन होगा तो ए के साथ ए तो टकराएगा,
इस ए के साथ, सॉरी ए के साथ बी तो टकराएगा, लेकिन इस ए के साथ बी टकराएगा। लेकिन सोचो तो जब यहां पर होगा तो कुछ ऐसा होने का चांसेस है, देखो ए ए बी बी टकरा गया। अब टकरा के जब अलग होगा ए बी ए बी, तो मेरा दो ए बी की नहीं है ना बेटा। तो बताओ इन तीनों में कलिजन कहां हुआ, तीनों में कलिजन हुआ, लेकिन किस कलिजन को इफेक्टिव मानेंगे, आखिरी वाले को, कि वो प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड किया। बात समझ में आ रहा है? ऐसे एग्जांपल लेके यहां पर देखो तो बात पड़ रहा है। पढ़ो पूरा डायग्राम को, देखो समझो किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, बोलो तो कौन है। NO2 के साथ किसका रिएक्शन है, CO। प्रोडक्ट क्या बनने वाला बेटा, NO और CO, यही है ना। अब आओ देखो तो इस वाले कलिजन में क्या हुआ, ये पार्ट CO2 बना और ये पार्ट, यहां पे भी तो कलिजन हुआ, यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कलिजन हो रहा है। यहां पर देखो तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कलिजन हो रहा है, यहां पर नाइट्रोजन कार्बन। तो कलिजन तो सभी में हुआ बेटा, प्रोडक्ट किसमें बना, पहले वाले में बना, यानी ये वाला कलिजन क्या कहलाएगा, इफेक्टिव कलिजन कहलाएगा। यहां तक मैटर क्लियर है। कितना बैरियर था बेटा, कितना रुकावट था, दो में से एक रुकावट हुआ। अब आ जाए दूसरा रुकावट क्या है, एनर्जी बैरियर। ठीक है, अब एनर्जी बैरियर को समझते हैं और साथ में ये भी सुन लो बेटा, ग्राफ एनर्जी बैरियर बोले ना, हर टॉपिक पे ग्राफ है बेटा। देखो हम लोग का जब चैप्टर शुरू किए थे तो रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ पे बात की, फिर जब ऑर्डर पे बात की तो हर एक ऑर्डर का टी हाफ का उसका सारे का ग्राफ पे बात की। यहाँ पे भी ग्राफ आने वाला, बट उससे पहले ये सुन, मान लो ये रिएक्टेंट है और इसका खुद का अपना एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है 8 जूल, 8 किलो जूल मान लो, हाइपोथेटिकल। आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया का हर एक चीज के पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद है। तो एनर्जी का अपना भी खुद, रिएक्टेंट का अपना खुद का एनर्जी। अब ये रिएक्टेंट बोलता है इनको रिएक्शन करना है, ले जाओ करो। लेकिन पता चला कि रिएक्शन तभी होगा जब इसके पास 10 किलो जूल का एनर्जी होगा। तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगा, तो यहाँ रुकावट कौन है, एनर्जी। कितने का रुकावट है, अगर इसको बाहर से 2 किलो जूल का एनर्जी सप्लाई कर दिया जाए तो क्या ये रिएक्शन कर पाएगा, कर पाएगा ना। अब यहाँ 3 एनर्जी का टर्म है बेटा, समझो, एक जो पहले से था, एक जिसपे रिएक्शन होना चाहिए, और एक जो शॉर्ट पड़ गया, यानी जो जरूरत पड़ा, यानी जो रुकावट था उसका नाम एक्टिवेशन एनर्जी, EA से रिप्रेजेंट करेंगे। जो पहले से था एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ER से रिप्रेजेंट करेंगे। और जिसपे होना चाहिए उसको हम लोग ET, थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से पुकारेंगे। 3 तरह के एनर्जी का टर्म यूज हो रहा है, एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और एक थ्रेशोल्ड एनर्जी। और रुकावट कौन है यहाँ पर, ओरिएंटेड मतलब बैरियर कौन है यहाँ पर, ये। तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, देखो तो ये होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा, ET माइनस ER। यहां तक मैटर क्लियर है, ठीक। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी, दो लैंग्वेज पे बात करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। कौन है हेडिंग, पढ़ो क्या कहता है, इन दोनों को पढ़ो और पढ़ के मेरे को कीवर्ड बताओ, दोनों में फर्क क्या है। बात करो बेटा, पढ़ लिए। अगर ये किसका डेफिनेशन है, ये किसका डेफिनेशन है, आपसे सिर्फ एक सवाल पूछे, इन दोनों का डेफिनेशन में कीवर्ड ढूंढो। देखो कीवर्ड यहां है, जितना एनर्जी होना चाहिए रिएक्शन के लिए उसका नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और उतना तो होता नहीं है, तो जो होता नहीं उसका जरूरत पड़ता है, जो जरूरत पड़ेगा वो एक्टिवेशन एनर्जी। आता है कीवर्ड समझ में आया ना, जो होना चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी। और बात आया समझ में, ठीक है। देख जानते ये क्या है, ये आपका कट ऑफ मार्क्स है नीट में सिलेक्शन के लिए। सोच के देखो तो, कट ऑफ नहीं है ये, इतना होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, और जितना होना चाहिए उतना होता है, नहीं होता बेटा। तो आपको जो जरूरत है, समझ में आ रहा कहानी क्या बता रहे, ठीक है ना। अगर नीट क्रैक करना बेटा तो ये आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा। नीट क्रॉस करना है, नीट का जो है ना आपके सामने जो रुकावट, उस रुकावट का नाम ही है नीट का एग्जाम। एक बार बेटा उस रुकावट को क्रॉस कर लिए, आप कहाँ पहुंचे, मेडिकल कॉलेज में पहुंचे बेटा, वहां बल्ले बल्ले आप, ये रुकावट आपको यहाँ क्रॉस करना।
तो पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों का डेफिनेशन का की डिफरेंस समझ में आया बेटा? एक जो होना चाहिए और एक जो जरूरत पड़ेगा। अगला प्रॉपर्टी पढ़ो, क्या कहता है? एक्टिवेशन एनर्जी के साथ टेम्परेचर का रिलेशन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड नहीं करता है। और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये ऑलरेडी इसी चैप्टर के शुरुआत में फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? और ये भी पढ़ चुके थे, देखो पढ़ो, याद है? देखना उस दिन पढ़े थे ना। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, इसका दूसरा मतलब वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? बढ़ाएगा। आखिरी वाला पॉइंट पढ़ो, क्या कहता है? पढ़े? आइए इसका मतलब समझाते हैं। यहां देख, अभी अभी पढ़े थे ना बेटा, ये कौन सा मॉलिक्यूल था? A2। ये कौन सा मॉलिक्यूल था? B2। और दोनों मिलकर के क्या बनाया? नहीं, पहले तो ऐसा कुछ बनाया, फिर आगे जाकर के क्या बन गया? AB बना और AB बना। ये डेफिनेशन इन तीन टर्म में किसका बात कर रहा बता? बीच वाले। बात समझ में आ रहा है ना? ये कौन है? यही तो है ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो एक ऐसा हालात होता है, एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर वो ना ही रिएक्टेंट है और ना ही प्रोडक्ट है। इस सिचुएशन पे अगर इसका काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाए तो समझना वहां रिएक्शन होगा, मतलब वो रुकावट को क्रॉस कर चुका है। आया बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, चलो। अरे बाप, एक काम करो, बहुत सारा ग्राफ पढ़ने वाले, देखो सब ग्राफ अभी स्टडी होगा। ग्राफ तो पहले आप लिखने वाला पार्ट कंप्लीट कर लो, फिर ग्राफ पे आते हैं, ठीक है? हेडिंग क्या बेटा हमारा? कॉलिजन थ्योरी। आपको हम डिक्टेट करेंगे, आप लिखोगे। उतना नहीं लिखना है बेटा, शॉर्ट में, ठीक है ना? डिक्टेट करेंगे, लिखोगे। चलिए बेटा लोग, ओए हेडिंग आओ, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लिखे। अभी यहाँ पर 5-6 ग्राफ पे बात करने वाले बेटा, पहले सब कुछ सुन ले, पार्टिसिपेट कर, फिर आराम से नोट करना। ये देखो, जब आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जब भी ड्रॉ करोगे बेटा, आपका ग्राफ जो है, यहाँ डायग्राम जो है वो फिक्स है, वो चेंज होने वाला नहीं है। आपको यहाँ पर याद है, आपको पहले ही बताए थे कि जब भी एग्जाम में ग्राफ का बात होगा, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, दो तरह का ग्राफ पे बात होगा, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। जनरल का मतलब जो ग्राफ आपको बनाना होगा, स्पेसिफिक का मतलब जो ग्राफ बना बनाया आपको उसको स्टडी करना है। ये स्पेसिफिक का बना बनाया ग्राफ है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव ग्राफ है। जनरल ग्राफ में क्या आएगा? वही सब आएगा जो हम लोग पहले पढ़े थे ना, स्लोप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, y = mx प्लस, ये सब जनरल ग्राफ में आ जाएगा। आइए इसको समझते हैं। जब भी ग्राफ हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे बेटा, याद रखना वर्टिकल लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी को, और नीचे वाला लाइन को दो कहते हैं, या तो इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिएक्शन कहो, और यहां पर लिखा जाता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यानी इस तरफ आप जो जाओगे तो रिएक्शन कितना प्रोग्रेस कर रहा है वो बताएगा, और इस तरफ जितना जाओगे एनर्जी किस हिसाब से हो रहा है वो बताएगा। और बेटा ग्राफ कुछ भी हो, रिएक्शन कुछ भी हो, आपका ग्राफ यही है, फिक्स है, बस उसको आपको स्टडी करना है। और इसके एक बार नहीं बेटा, आज हम लोग 5 से 6 बार स्टडी करेंगे, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरीके से, ठीक? आइए, पहला हेडिंग में क्या होना चाहिए, होल्ड पे रखते पहले पूरी बात को सुनो। तो ग्राफ जब भी आप किसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना, ये होगा, ठीक है? अब उसमें मार्किंग समझ लो। यहां देखो मार्किंग कैसे करना बेटा, बोलो। जब यहां से यहां हुआ रिएक्शन, यहां शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, तो जहां शुरू हुआ कौन बैठा हुआ, जहां खत्म हुआ वो क्या है बेटा? आपका प्रोडक्ट होगा ये, ठीक है? अब वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी को। तो ये एनर्जी होगा, लेकिन किसका एनर्जी होगा? रिएक्टेंट का। और ये किसका एनर्जी होगा? प्रोडक्ट का एनर्जी होगा बेटा। और जो मैक्सिमम हाइट होता है इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस जगह पर आपको क्या मिलेगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का जो एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा, और यही मैक्सिमम एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा किसको? थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है? अब इस ग्राफ में ढूंढ के निकालो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कहां होना चाहिए। आपको ये याद है एक्टिवेशन एनर्जी अभी हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? ET माइनस
याद है? चलो बता। तो ये बेटा आपका ER है और ये पूरा ET है। अगर इतना यहां से निकाल दे तो यहां से यहां तक जो बचेगा वो EA होगा, यही है ना मतलब। लेकिन ड्रॉ करने के टाइम पे लॉजिक याद रखना, जब भी EA को ड्रॉ करना हो, जब भी आपको EA को ड्रॉ करना हो, आप क्या करोगे, जहां से रिएक्टेंट है वो लोगे बेटा, और वहां से मैक्सिमम हाइट तक जाओगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा EA को। समझ में आया ये मार्क करने का तरीका? ये जब भी मार्क करेंगे किसके रिस्पेक्ट में मार्क करेंगे? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट से लेकर के कहां तक जाएंगे? मैक्सिमम हाइट तक जाएंगे। क्लियर यहां तक? ठीक। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़े थे बेटा। थर्मोडायनेमिक्स में बोल एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ना रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? बोलो बोलो, टेल टेल। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यही है ना? समझना बेटा। बोल, ये कौन है यहां से यहां तक एनर्जी ऑफ, और ये कौन है यहां से यहां तक एनर्जी ऑफ। तो अगर पूछेंगे ये गैप कौन है, आया बात समझ में? और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ना रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? और ग्राफ में देख करके बोलो कौन बड़ा कौन छोटा? प्रोडक्ट बड़ा, यानी डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव तो इसका मतलब इस वक्त जो हम लोग ग्राफ पढ़े बेटा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ था। क्लियर है कि नहीं बात करो? क्लियर है बेटा? अगर ये समझ गए तो एक्सोथर्मिक का ग्राफ भी आप समझ गए। एक्सोथर्मिक का ग्राफ भी यही होगा, पलट देंगे। मतलब यहाँ रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होगा और प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा। कैसे होगा और बात करते हैं। दूसरा, इसका ग्राफ पढ़ने जा रहे बेटा हम लोग एक्सो, और एक्सो के ग्राफ में क्या होगा? ग्राफ तो वही होगा, इस बार ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आइए मार्किंग करते बेटा। आप लोग सिर्फ पार्टिसिपेट करते हुए जाना, बोलते हुए जाना। यहाँ कौन, यहाँ कौन? ये बोल बेटा ER, ये EP, मैक्सिमम ET ना। अब बोलिए कहाँ है? यहाँ पर है। ये हो गया आपका ये, और ये जो गैप होगा डेल एच होगा, है ना। और इस बार डेल एच क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डेल एच वो तो हमेशा EP माइनस ER होगा ना, लेकिन इस बार EP कम है और ER ज्यादा है, तो मतलब क्या हो गया बेटा? ये नेगेटिव हो गया। यहां तक क्लियर है? अब जो काम का बात है, जो एग्जाम में आया और अक्सर पूछता और फंसाता, ध्यान से देखना बेटा। इस ग्राफ को स्टडी करो और ये का हाइट देखो और यहाँ ये का हाइट देखो, किसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हुआ, एंडो का कि एक्सो का? बोलो। तो ये जो स्टेटमेंट दे रहे बेटा एकदम घोल के पी जाना। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंडो एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सो कौन बड़ा होगा? एंडो ना। ये है एक्सो और ये है आपका एंडो, ठीक है। और ये भी याद रखना कि ये ऑलवेज वर्ड इसलिए दे रहे बेटा क्योंकि इस तरह के एक एग्जाम में लैंग्वेज में फंसाया था, पूछा गया था, और अगले पार्ट में आओगे तो आपको बात अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पहले ये दो क्लियर है, ठीक। आइए तीसरा में देखो बेटा, तीसरा ग्राफ देखो किसका पढ़ने जा रहे समझना। जैसे कि अभी आपको हम बताएं, रिएक्शन चाहे कोई भी हो बेटा, ग्राफ नहीं बदलेगा, बस आपको पढ़ने का तरीका समझना। मान लो यही है ना। आइए मार्किंग करते बेटा। बोल, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, तो ये क्या? ER, और ये क्या है? EP। ये क्या है? ये होगा बेटा, और ये क्या है? ET है यहां तक। हेलो यहां तक सबका ओके है? अब देखना किसके किडनी में दम है, इसका नाम। अब समझो हेडिंग क्या बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन को आप किस तरफ से पढ़ सकते हो, फॉरवर्ड से बैकवर्ड ना बैकवर्ड से फॉरवर्ड? बोलो। दोनों, दोनों ना। ऐसे जो पढ़े तो ये क्या कह रहे हैं, और जब इधर से पढ़ेंगे तो क्या कह रहे हैं? जब इधर से पढ़ेंगे तो ये मेरा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से मैक्सिमम हाइट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन जब इधर से पढ़ेंगे तो ये आपका रिएक्टेंट बन जाएगा, और रिएक्टेंट से मैक्सिमम हाइट क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी
ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर कर, कोई डाउट? पक्का? पहला सवाल आपके लिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड किसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा? फॉरवर्ड का। ऑलवेज नहीं, यही सवाल था। ऑलवेज नहीं होगा बेटा। एंडो और एक्सो में याद रखना, एंडो हमेशा ज्यादा होगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कौन ज्यादा होगा? तो जवाब है जो एंडो होगा वही होगा। तो बताओ तो फॉरवर्ड एंडो है कि एक्सो है? एंडो है। बैकवर्ड, इसीलिए आपको फॉरवर्ड का वैल्यू ज्यादा मिला। लेकिन सोचो अगर ये ग्राफ को उल्टा करके ड्रॉ किए होते, एक्सो के लिए ड्रॉ किए होते, तब आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का कम होता, बैकवर्ड का ज्यादा। बात समझ में आया? तो एंडो और एक्सो ऑलवेज होगा, लेकिन याद रखना अगर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड बड़ा है और एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड कम है, इसके एक और फॉर्मूला पे ध्यान देना बेटा। एक नया फॉर्मूला तैयार होने जा रहा है, ध्यान दियो, और ये इंपॉर्टेंट है। इस गैप का नाम बोल है। देख तो डेल एच का एक और फॉर्मूला दिखा रहे बेटा आपको, चेक कर, आया है ना? यहां से बेटा अगर इतना निकाल देंगे तो यही है ना आपका। तो डेल एच का एक नया फॉर्मूला है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है? अब ये बताओ फॉरवर्ड बड़ा होगा कि बैकवर्ड? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि फॉरवर्ड हमेशा बड़ा होता बैकवर्ड हमेशा कम होता, तो उस हिसाब से तो बेटा डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होता। और अपने को पता कि डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो बेटा अगर अगर फॉर्मूला तो ये बन गया आपका। अब इसमें दो कंडीशन याद रखना है। क्या है? कि अगर फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा और बैकवर्ड का कम है, इसका मतलब मेरा एक्टिवेशन एनर्जी इंथैल्पी क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होने का मतलब एक्सो की एंडो, एंडो ना? तो ऐसे भी समझो बेटा, आप रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ रहे, अगर आप डेल्टा एच पॉजिटिव बता रहे, इसका मतलब फॉरवर्ड के लिए पॉजिटिव बता रहे, इसका दूसरा मतलब ये होगा कि ये बैकवर्ड में नेगेटिव है। दोनों तरफ से स्टडी करना है ना बेटा। एक रिवर्सिबल को जब हम लोग कोई डायरेक्शन नहीं बोल करके स्टडी करते हैं, तो किस डायरेक्शन की बात करते हैं? फॉरवर्ड। एक रिवर्सिबल रिएक्शन में जब हम लोग बिना डायरेक्शन का बात करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? फॉरवर्ड। तो जब बिना डायरेक्शन की बात करें तो एक्टिवेशन, ये जो डेल्टा एच पॉजिटिव आया वो किसके लिए आया? फॉरवर्ड। तो इसका दूसरा मतलब निकले इसका बैकवर्ड नेगेटिव है। और अगर ऐसा आ जाए बेटा कि फॉरवर्ड कम हो गया और बैकवर्ड ज्यादा हो गया, तो ऐसे मामले में डेल एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। आया बात समझ में? तो फिर से रिपीट करो, जोर देके बोलो बेटा। एक्सो और इंडो में कौन बड़ा? इंडो ऑलवेज बड़ा। फॉरवर्ड बैकवर्ड में कौन बड़ा? तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर फॉरवर्ड इंडो है तो फॉरवर्ड बड़ा हो जाएगा, और अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो फॉरवर्ड कम हो जाएगा, क्योंकि इंडो को बड़ा होना और एक्सो को कम होना। क्लियर? यहां तक कितना ग्राफ पढ़े हम लोग? 3। आओ चौथा, समझिए बेटा। क्लियर है? यहां देख बेटा, 3 ग्राफ, और तीनों में अगर ये कहते हैं कि व्हाइट वाला जो हमारे पास है, व्हाइट वाला जो हमारे पास है, ये ग्राफ विदाउट कैटलिस्ट, तो बोलो अभी अभी बात की थे, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है या घटाता है? और बेटा याद रखना, एक्टिवेशन एनर्जी पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका आपको बता देगा, आपका कर्व का जो हाइट होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी। तो बोलो तो यहाँ पर येलो, व्हाइट एंड ग्रीन किसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है? और अगर येलो का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है मतलब वहां पर कैटलिस्ट नेगेटिव, तो येलो वाला ग्राफ किसके लिए हुआ? नेगेटिव कैटलिस्ट। तो बेटा ग्रीन वाला किसके लिए हुआ? पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो व्हाइट वाला क्या हो गया आपका? विदाउट कैटलिस्ट। देख तो बात समझ में आया? ठीक है, तो ये था कैटलिस्ट का इफेक्ट। ग्राफ नंबर 4 पे बात की। अब आ जाओ बेटा 5 नंबर पे बात। और 5 नंबर में तो सबसे ज्यादा पढ़ाई होगा बेटा आपका। अगर आप एक अच्छे लेवल का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म का किताब लेके पढ़ने बैठोगे बेटा, तो आपको इस तरह का जो ग्राफ है ना भरा पड़ा हुआ मिलेगा। देखना आप लोग, इवन जो आपका स्कूल लेवल का किताब है उसमें भी मिलेगा। पहले ये बता तो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्टेंट रिएक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। वेरी गुड बेटा, है ना? और सबस्ट्रेट रिएक्ट करके क्या देता है? नहीं देता है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, पहले इंटरमीडिएट देगा, बाद में प्रोडक्ट देगा। आया बात समझ में? तो अब इसका ग्राफ देखो तो बात पल्ले पड़ा कि नहीं। तो पहले ही बोले बेटा, ग्राफ चाहे रिएक्शन चाहे कोई भी हो, ग्राफ हमेशा सेम होगा। कितना रिएक्शन हुआ, कितना स्टेप में हुआ? 2 स्टेप, तो 2 कर्व बनेगा, 2 हाइट बनेगा। मतलब यहां कौन है, यहां कौन है और यहां कौन है, इस तरीके से होगा बेटा आपका खेल। क्लियर है यहां तक? हाँ, अब यहां से कैसा क्वेश्चन आएगा वो सुनो, जबरदस्त क्वेश्चन होगा। अगर लॉजिक पकड़ लिए बेटा तो बहुत आसानी से बता पाओगे। यहां पर 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ, इस स्टेप को नाम दे देते स्टेप ए और इसको नाम देते थे स्टेप बी। आपको बताना है इन 2 स्टेप्स में, स्टेप ए और स्टेप बी में कौन सा स्टेप आरडीएस है। चलिए बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन? बोलो, जो स्टेप आरडीएस होगा वो फास्ट होगा कि स्लो होगा? बहुत। अगर स्लो है तो यानी इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। अरे भाई, रेट के साथ एक्टिवेशन इनवर्सली है ना। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हुआ तो ग्राफ का हाइट, जवाब दो ए। आया बात समझ में? तो जिस ग्राफ का हाइट ज्यादा हुआ बेटा, इसका वहां एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा मतलब वो रिएक्शन स्लो है, तो वो आपका आरडीएस हो जाएगा। क्लियर यहां तक की बात? ठीक, तो नोट करो बेटा यहां तक। क्या आप में से कोई है जो इस क्वेश्चन को आंसर दे पाएगा? बोल बोल, कुछ तो बोल, जल्दी बोल। होगा? हाँ, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म का नाम बताओ। ये SN1 कहलाता है। अब SN1 का जो मैकेनिज्म होता है देखो वो क्या होता है। SN1 में सबसे पहले जो आपका सबस्ट्रेट है, कौन है सबस्ट्रेट? ये सबस्ट्रेट। ये सबसे पहले क्या करता है बेटा? सबसे पहले ये करता है ये, ठीक। और अगले स्टेप में क्या होता है? एक्वस KOH का जो OH माइनस होता है बेटा, वो यहाँ अटैक करता है और ये आपका प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर है? बोला बोला, अगर एग्जाम में पूछे इसका ग्राफ बना तो कैसे बनेगा, है ना? तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा देखो। अच्छा, इन दोनों में ये स्टेप आरडीएस, तो देखो तो बनेगा ऐसा ग्राफ। रुको रुको, हम जो बोलना चाह रहे थे हम खुद ही गलती कर ली। बोलना बेटा, बनेगा ऐसा ग्राफ? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा इसके पार्ट आरडीएस है तो इसका हाइट ज्यादा होना चाहिए, है ना? ये ग्राफ कैसे बनना चाहिए बेटा? ऐसे बनना चाहिए। अब समझना, यहां कौन बैठा हुआ है? ये। यहां कौन बैठा हुआ है? ये। और यहां कौन बैठा हुआ है ना? इसका ग्राफ समझ में आया? लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता तो CH3Cl KOH एक्वस मीडियम प्रोडक्ट CH3H, और ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है बेटा? SN2 फॉलो करता है। और यहां कैसे होता है SN2 का मैकेनिज्म? यहां देखो, यहां कौन है? Cl, ये H है, ये H है और ये H है, और ये कौन है बेटा? मेरा OH माइनस, जो कहां से आएगा? KOH, और ये कार्बन को बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड से अटैक करने के बाद ये कुछ इस तरीके का स्टेप ले लेगा। देखो तो बात समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? ट्रांजिशन स्टेट, इसको कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। और थोड़ी देर के बाद क्लोरीन निकल जाएगा और ये OH इसके साथ बॉन्ड बना करके क्या बना दिया? CH3OH हो गया। अब अगर इसका ग्राफ आपसे मांग बैठा, इसका ग्राफ ऐसे होगा। यहां कौन होगा? यहां कौन होगा? और यहां कौन बैठा होगा? ये पूरा सिस्टम। अब क्लियर है बेटा? समझे ना? यहां पर आपको कौन मिलेगा? ट्रांजिशन स्टेट। यहां रिएक्टेंट मिलेगा, यहां प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर इंटरमीडिएट होता तो ऐसे बनता। क्लियर है? चलो तो एक और सवाल करते हैं यहां पर। A B C
डी। स्टेप 1 2 3, टेल मी द आरजीएस। 3। आइए क्या समझ में, अब नोट करो। पहला पार्ट पढ़ क्या है, और रेट कांस्टेंट, ठीक है। और ये पढ़कर देखो तो उम्मीद करते हैं आप लोग का पढ़ा हुआ याद होगा। ठीक है, हर 10 डिग्री पे पढ़े थे ना। और इसको क्या नाम से पुकारते बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर है यहाँ तक, पहला तो यहां से शुरू होगा, पढ़ो इसको आर्हेनियस। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन। चल बेटा एक एक टर्म की बात करते हैं, ऊपर इक्वेशन समझ में आ रहा है, अब एक एक टर्म की बात करते हैं। ये क्या है, ये क्या है, इसका 3 नाम याद रखना। एक नाम है आर्हेनियस कांस्टेंट, दूसरा नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तीसरा नाम फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तीनों का मतलब है बताएंगे। और इसका मतलब पहले याद है ना, बोले थे कि जान के रख। अब पढ़ इसका मतलब क्या होता है, पढ़ो ये पूरा। आया बात समझ में। ये सिंबल वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके पास इतना एनर्जी है कि वो बैरियर को क्रॉस कर सके। मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो हम लोगों को प्रोडक्ट बना करके देगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो वही बनाएगा बेटा जो बैरियर को क्रॉस करेगा। अब बैरियर क्या क्या था, ओरिएंटेशन बैरियर और एनर्जी बैरियर। ये एनर्जी बैरियर का डेटा, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, वो जिसके पास इतना एनर्जी है कि वो क्या कर सकता है, बैरियर को क्रॉस कर सकता है, प्रोडक्ट बना सकता है। बात समझ में आया। अब समझो ए का नाम क्या था बेटा, आर्हेनियस कांस्टेंट। एक और नाम, एक और नाम। अब भाई इसको समझते तीनों नाम क्यों, पहला नाम क्यों दिया गया ये तो समझ में आया। ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला लिखा गया वहां एक्सपोनेंट से पहले इसको लिखा गया, इसलिए इसको नाम दे दिया गया प्री एक्सपोनेंशियल। लेकिन आखिरी वाला नाम क्या, पढ़ो उसका क्यों कहा गया, उसके लिए आपको इसका डेफिनेशन पढ़ना होगा। पढ़ो इसका डेफिनेशन, पढ़े, क्लियर। अब ये बताओ, कोई भी चीज एक एक सेकंड में अगर रिपीट हो क्या कहते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी। तो हर सेकंड में क्या हो रहा है, इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऑकरिंग पर, इसका मतलब ये तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका एक और नाम क्या पड़ा बेटा, फ्रीक्वेंसी। और उसका यूनिट देखते, ए का यूनिट देखते बेटा क्या, सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। तो ये सारा टर्म समझ में आया कि नहीं, देखो तो क्लियर है। अच्छा यहां पर ये लाइन पढ़ के देखो क्या बता रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे के तो बढ़ेगा, के कैसे बढ़ेगा, ये याद है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ समझते बेटा, हाँ ये देख, ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियली बढ़ने का मतलब ये होता है। ऐसा कोई ग्राफ आप लोग रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखे बेटा, नहीं देखे, आप लोग देखे लेकिन फॉलो नहीं किए, क्योंकि उस उम्र में आप लोगों को ये पता ही नहीं था। ये होगा 2018 19 20 की बात कर रहे हैं, जिस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, हम लोग घर में पैक थे। उस दिन बेटा हम हर दिन मोबाइल निकाल करके, एक वेबसाइट था ना, वेबसाइट का नाम भूल गए, देखते थे कितना केसेस बढ़ा है, और उसका ग्राफ यही था। जो कोरोना का केसेस होता था उसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज किया था बेटा, एक बार में एकदम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। जो चीज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है मतलब वो बहुत रैपिडली भागता है, तुरंत एक बार में भागता है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ कहां देखने को मिला था प्रैक्टिकल लाइफ में, जब कोविड का, तुम्हारा नाम नहीं था इसमें। यहाँ तक की बात समझ में बेटा। अब आइए कुछ और बातचीत करते हैं। अरे कुछ फॉर्मूला है, अगर दो यहां पर क्या बोलते, अगर दोनों तरफ लॉग ले लेंगे क्या बनेगा बोलो, ये बनेगा, चेक कर जब बना के दिखाएं, समझ में आ रहा। और अगर इस एलएन को लॉग बना दे यहां पर क्या आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला सेम है बेटा। ठीक है, अब सुनो, इसी का ये एक और रूप देख लो। ये कब, जब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग के होगा। जब टेम्परेचर T1 तो रेट कांस्टेंट K1, जब टेम्परेचर T2 तो रेट कांस्टेंट। ऑलरेडी ये सवाल पूछा था कि किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, क्या डेटा चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के हम लोग को क्या डेटा चाहिए बेटा, T1 T2 चाहिए और K1 K2 चाहिए। K1 K2 और T1 T2 मिल जाए तो हम ये पता कर सकते हैं, तो हम लोग को पता है। अगेन ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, चेक कर।
है ना। और अगर ग्राफ का स्लोप पूछेगा बेटा तो स्लोप का कुछ फॉर्मूला देख ले यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ उम्मीद करते हैं मैथ्स में तो आप पढ़े होंगे कि स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ln k2 माइनस ln k1 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। क्योंकि बेटा जब इस इक्वेशन को आप बनाओगे, इस इक्वेशन में अभी मैथ्स में नहीं जा रहे, यहीं से आपका डिराइव आएगा। और ये बहुत काम का फॉर्मूला, ये अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद जब प्रॉब्लम बनाने बैठेंगे तब समझाएंगे। मोटा मोटी टू दी पॉइंट बात समझ लीजिए, आपको सिर्फ 3 इक्वेशन ध्यान में रखना है। k इक्वल्स टू a e टू दी पावर ऑफ माइनस a बाई आर टी, एक ये बेटा, दोनों तरफ लॉग ले ले तो ये बन जाएगा ln k माइनस ln a माइनस ए बाई आर 1 बाई टी। एक यही क्वेश्चन है, ये चेक कर, यही है, चेक कर, ठीक है। और इसी को अगर दो अलग अलग कंडीशन के लिए ले लोगे तो ये बन जाएगा ln k2 बाई k1, ln a खत्म हो जाएगा, ए बाई, अगर ln है तो नीचे 2.303 लेना नहीं है, और यहां पर आएगा 1 बाई t1 माइनस 1 बाई, और इसी से मिलता जुलता दो और फॉर्मूला पढ़ चुके हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में। ऐसी इक्वेशन तो उसका नाम था वेंट ऑफ इक्वेशन, और सॉल्यूशन चैप्टर में हमारे पास वेपर प्रेशर के साथ ऐसी एक इक्वेशन थी जिसका नाम था क्लॉजियस कैल्पायरन्स इक्वेशन। और क्या बताए थे बेटा कि वो सारे का ग्राफ और इसका ग्राफ एक जैसा होगा। अब आइए ग्राफ पे बात करते हैं। तो मोटा मोटी समझ में है, बट ये तीन ही इक्वेशन याद करना है, इसी इक्वेशन से ये बना और इससे ये बना, ठीक है, के टी एक्सपोनेंशियल। तो ये बात समझ में आया, ठीक। और अभी अभी जो हम लोग इक्वेशन बनाए थे, क्या बनाए थे बेटा, ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ए बाई आर और 1 बाई टी। तो यहाँ 1 बाई टी को मान लिया गया एक्स एक्सिस और ln k को मान लिया गया वाई एक्सिस। तो बेटा क्या बन गया, ये ग्राफ बना, यहाँ पर इसका स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई आर। और अगर ये ln k के बजाय लॉग के हुआ, और यहाँ देखो k के साथ ये का रिलेशन, ठीक है, यहां तक चल, यहीं तक पहले नोट करो तो आप लोग। अब क्या पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, पर पहला लाइन क्या कहता है, लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ, होना भी चाहिए। देखो अभी ग्राफ पे ये देखने को मिला था, देखो तो, है ना। तो जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा रेट कांस्टेंट का उतना वैल्यू कम होगा। अब कुछ लैंग्वेज पे ध्यान देना, लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन ग्रेटर इज द इन्फ्लुएंस और चेंज इन टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर का इफेक्ट रेट कांस्टेंट पे उतना ज्यादा होगा। अब ये लाइन पे देखो, फॉर लोअर टेम्परेचर रेंज increase in temperature causes more change in the value of K than the same increase in temperature for the higher temperature range। कहने का मतलब समझ लो, मान लो एग्जांपल के तौर पे एक रिएक्शन है जहां पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ करके 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो बोल क्या यहाँ पर K पे असर पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज हुआ तो K पे असर पड़ेगा। और एक रिएक्शन है जहां पर 310 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज होकर के 320 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया, तो बोल यहाँ कितना टेम्परेचर चेंज हुआ 10, यहाँ पर टेम्परेचर कितना चेंज हुआ 10, तो दोनों में तो टेम्परेचर चेंज हुआ, मतलब दोनों में के पे असर पड़ेगा, के पे ज्यादा असर कहां पड़ेगा, पहला बात आया समझ में, लोअर टेम्परेचर रेंज पे के का असर ज्यादा पड़ेगा फॉर सेम डिफरेंस कंपेयर टू हायर। और आखिरी में क्या कहता है बेटा, पढ़ो, ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर कॉजेज मोर, जितना समझ में आ रहा, जिस केस में ए का वैल्यू ज्यादा पाया जाएगा, आरएमएस फैक्टर कांस्टेंट ज्यादा होगा, ऐसे मामले में थोड़ा सा भी अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो के पे काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर यहां तक, तो यहां तक कंप्लीट कर ले बेटा। अब हम लोग फिर क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है, अब कंप्लीट कर लो फिर क्वेश्चन पे बात करते हैं। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जैसे बोलेंगे वैसे नोट करना, पहले हेडिंग दे दो ये पार्ट। चलो बेटा अब आओ क्वेश्चन पे बात करते हैं, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आंसर बोलो।
पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। यही है, बोल आंसर। क्यों, समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोला बेटा, ये पार्ट तो स्लो मतलब यही आरडीएस है, और जो आरडीएस होगा उसका ग्राफ ए से बी एक्स, कौन ये है ना बेटा। चलो फिर से ट्राई करो। बोलो बेटा, यहाँ दो दो सवाल है, ध्यान रखना। सेकंड स्टेप डिटरमाइनिंग बोला है, तो जो आरडीएस होगा उसका ग्राफ का हाइट, तो बेटा ये भी ज्यादा है और ये भी ज्यादा है। हाँ, अब साथ में देखो ये भी बोला है, तो अगर एंडोथर्मिक होगा तो इसका और इसका गैप बोल क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। ये आया बात समझ में? यहाँ दो दो खेलता, समझ में ना, एक एंडो भी आपको पकड़ना था और साथ में आरडीएस भी पकड़ना था। क्लियर है? चलो बेटा, ओरली बनेगा। ये किसका वैल्यू है, ये किसका है, और डेल्टा एच का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या होगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। माइनस का आंसर किसमें आएगा, माइनस का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, एक्सो हो गया सॉल्व। ठीक है, चलो अगला। ओरली बनेगा। आप लोग पढ़ लिए? क्या बोला, टी टेंस टू, बोला वापस आओ, जहां पे पढ़ाई के वहां एक पॉइंट और ऐड करो। सुन लो, यहाँ देखो, समझना बात को। द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ, का मतलब क्या होगा, आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। यही है ना? आपके सामने एक सवाल रख दिया कि ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ा के इन्फाइनाइट ले जाओ, तो बोलो तो अगर टेम्परेचर को इन्फाइनाइट कर देंगे, टी टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1/t क्या होगा, 0 होगा। और हमारे फॉर्मूला में यहाँ टी किस फॉर्म में बेटा, 1/t, तो 1/t 0 होने का मतलब क्या होगा, e टू दी पावर। ऐसे कंडीशन पे k इक्वल्स टू, ये पॉइंट अपने नोट्स में ऐड करो, वहीं पे जहां आर्हिनियस पड़े वहीं पे लिखो कि आर्हिनियस इक्वेशन में अगर टेम्परेचर टेंड्स टू इंफिनिटी हुआ तो k में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, ए। यही है ना? चलाइए, ओरली बनेगा बेटा ये क्वेश्चन, पढ़ो और सॉल्व करो, बोलो। चलो बेटा, ओरली बनेगा, पढ़ो और बनाओ। किसका वैल्यू मांगा है, और जब t इंफिनिटी होगा तो रेट कांस्टेंट किसके बराबर होगा, ए। पढ़ो क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट है ना, ये किसका वैल्यू है बेटा, ये किसका वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है, एक। यही आपका आंसर है, ढूंढो। समझे? तो जब टेम्परेचर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो k किसके बराबर होगा, a के बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पढ़ ले बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़, मिलके बनाएंगे। और आगे चल करके ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, इसको बनाने का तरीका भी क्या होगा वो भी देख लो, पहले एक बार पढ़ लो, मिलके बनाएंगे। पढ़ लिया आप लोग? तो देखो, तो क्वेश्चन ऐसा कुछ कह रहा है, आपके पास एक ही रिएक्शन का दो रूप दिया है, एक विदाउट कैटलिस्ट और एक कैटलिस्ट के साथ। बोले जब कैटलिस्ट दिया गया तो कैटलिस्ट देने की वजह से उसका एक्टिवेशन एनर्जी घट गया, कितना घटा, तो बोला अगर इतना कैटलिस्ट, इतना अगर एक्टिवेशन एनर्जी घटा, सवाल क्या पूछा है कि रेट कितना बढ़ा। यही है ना? अब सुन लो बेटा, आर्हिनियस इक्वेशन में जब कभी भी अगर आपसे ये पूछे रेट कितना बढ़ रहा है,
इसका दूसरा मतलब आपको पता करना है कि रेट कांस्टेंट कितना बढ़ रहा है। समझ में आया बात? आर्हेनियस इक्वेशन में अगर रेट की ये पूछा ना रेट, ये सॉल्व करते हैं बेटा मिल करके। आप यहाँ देखो और पार्टिसिपेट करना, जो पूछेंगे बोल। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है बेटा? k इक्वल्स टू a e टू द पावर ऑफ माइनस a बाय टी, और यहाँ पर लिख देते के सी। मान लो व्हाट इज सी? सी इज कैटलिस्ट। यहाँ सी क्या है? कैटलिस्ट। तो ये क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी ई टू द पावर ऑफ माइनस ई ए सी बाई आर टी। बोलो तो समझ में आया क्या किए? जहां जहां सी लिखे वो इफेक्ट किया। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पे बोल क्या मिलेगा? अब सिंपल मैथमेटिक्स बोल, डिवाइड करने पे क्या होगा? ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर है? प्लस होने पे बोल कॉमन क्या निकलेगा? 80 है ना? क्या आएगा बोल? मत करो। क्लियर है? अच्छा बताओ तो इसमें ये बड़ा कि ये सी बड़ा? ये बड़ा है ना? कितना बड़ा? यही है ना? तो देखो इसको कैसे भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कर रहे बेटा, समझ में आया कि नहीं बोल? उल्टा किए, समझ में? उल्टा किए किस यूनिट में दिया है? बाय आर। आर कितना? टी। टी कितना? कितना टी देखो 300 है ना? 300। क्लियर है बेटा? ये और ये कट गया। तो आपसे क्या पूछा? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कितना होगा? तो हम केसी पता करेंगे। तो केसी क्या होगा? के इंटू ई टू द पावर ऑफ, बोलो क्लियर? आप में से कौन बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? अगर मालूम है तो ठीक, नहीं तो बेटा ये वैल्यू आपको रटना चाहिए। लॉग का जो बेस का ई होता है बेटा एक्सपोनेंट, उसका वैल्यू क्या है? मैथमेटिकल वैल्यू 2.718। यानी आपका कैलकुलेशन क्या है बताओ? बताओ तो 2.718 टू द पावर 3.3, यही है ना? अब एक लमसम कैलकुलेशन बोल, रफली कितना मान सकते हैं? 3। रफली कितना मान सकते हैं? 3। 3 का पावर 3 27, आंसर 28। क्लियर कर हुआ? 2 मिनट चुका कुछ समझा रहे हैं। देख आप ये फॉर्मूला नोट किए थे बेटा? देखो तो यही वाला फॉर्मूला का भी क्वेश्चन बना चाहिए। P माने प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, A माने एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना? और अगर इससे बनाएंगे तो भी डायरेक्ट बनेगा। इसी का तो वैल्यू दिया ना कितना? 8.314। आज बैठा के सॉल्व कर ले। तो ये आप लोग को थोड़ी पहले बता, नोट करके बाद में डिस्कस करेंगे। ये समझ में आया? लेकिन वहां मेंशन कर लो P और A का मतलब क्या? P का मतलब होगा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और A का मतलब एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। हो गया? ये देखो ये भी एक आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो ई का वैल्यू दे दिया इस वाले में, है ना? इस वाले में दिया हुआ है, पढ़ लो पढ़ लो। पढ़ लिए? देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया आपको कंडीशन? एक्टिवेशन एनर्जी बिकम्स इक्वल टू आरटी। तो बोलते ऐसे कंडीशन पे के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर ऑफ -1। यही हुआ ना? तो -1 होने का मतलब क्या होगा? के इक्वल्स टू ए बाई ई, और ए बाई ई का मतलब क्या होगा? क्लियर है? अब सवाल क्या बोल रहा है देखो। ये होने के बाद बोला द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, द रेट कांस्टेंट बिकम्स 37% ऑफ Arrhenius equation, the rate constant becomes 73% of Arrhenius equation। बोल इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा?
37। ये कितना परसेंट अगर निकालेंगे तो आप मैथमेटिकली निकाल के देखो कितना आएगा बेटा, 37% आएगा। समझ में आ रहा है कैसे 37? पढ़ ली? तो अब देखो खेल क्या है, मांगा क्या है, एक बार फिर से बता रहे बेटा, क्या मांगा है तेरे क्वेश्चन पे? जब भी दो अलग टेम्परेचर दे दिया जाए तो अपना वही फॉर्मूला होगा, कौन सा होगा बोलो? log K2 by K1 equals to EA 2.303 R 1 by T1 minus 1 by, कैलकुलेशन करने नहीं जाएंगे, डेटा पे बातचीत करते हैं। T1 है बेटा, T2 है, R पता है, K1 K2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? और फर्स्ट ऑर्डर 50% कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स। इसका मतलब K1 कितना हो जाएगा मेरा? 0.693 बाय 20, और K2 कितना हो जाएगा? 0.693 बाय 5। यानी यहाँ पर K2 बाय K1 बैठाएंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, बाकी आपको बैठा के सॉल्व करना। तरीका समझ में आया? चलिए पढ़ो इसको। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस डेटा वहां पर क्या कहता है मालूम है? K1 K2 ना देकर टी हाफ पकड़ा है, यहाँ डायरेक्ट यहाँ क्या बोला मालूम है? K2 बाई K1 का वैल्यू यही होना चाहिए ना, जितना होगा उसका 5% बढ़ गया। भैया K2 K1 मिल गया, T1 T2 दिया है, R का वैल्यू पता, ये निकालोगे। ठीक है, बोला आंसर, वापस आ रहे। ये किसके साथ मैच कर रहा बोल तो? K इक्वल्स टू, वैसे ये क्वेश्चन में गलती है, इस क्वेश्चन में क्लियरली कुछ हिंट्स नहीं दिया है। कैसे हिंट्स नहीं दिया है? यहाँ आर किस यूनिट में, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अगर आप कैलोरी में तो ये कैलोरी में होगा, तो वैसा तो कुछ बोला नहीं, लेकिन देखो तुम ऑप्शन देखो, कैलोरी पकड़ा दिए, यहाँ किलो जूल बोल दिया, यहाँ कैलोरी बोल दिया, किलो जूल बोल दिया। लेकिन अगर लॉजिकली सोचेंगे तो बोलो तो हमारा क्या होगा? K इक्वल्स टू A इंटू ई टू दी पावर ऑफ माइनस ये बाई RT। और इसके साथ सिर्फ आपका एक ही डेटा मैच कर रहा है। कौन सा डेटा मैच कर रहा है? आया बात समझ में कि आपका आंसर होगा 32। ठीक है, तो यहीं तक है बेटा, और क्वेश्चन नहीं है। कुछ क्वेश्चन था जो डिस्कस किए, अब आपका ड्यूटी इसको प्रैक्टिस कीजिए, और अभी जो डाउट है निकाल दीजिएगा। चलिए एक तो काम करते अपना